गाजा के अल फरहाइन एरिया खान यूनिस में फिर से हमास ने इजराइल की एक इंजीनियरिंग यूनिट को फंसा के 3 बार मारा है मशीन गन से, फिर एंटी टैंक गन से। ये नया पैटर्न एंटी टैंक गन जो कि टैंक के विरोध में इस्तेमाल होती है, उसको सीधे सीधे सैनिकों पे इस्तेमाल करना। मशीन गन, एंटी टैंक और उसके बाद यासीन 105 शेल। ये जो पैटर्न है, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक शेल, उसके बाद मशीन गन। कभी ये पैटर्न आरपीजी से शुरू होता है, मशीन गन पे एंड करता है। कभी ये पैटर्न मशीन गन से शुरू होता है, आरपीजी पे एंड करता है। अल फराइन में जो घटना हुई, ये शुरुआत हुई मशीन गन से, एंड हुआ यासीन 105 शेल जो कि आरपीजी लॉन्चर से फायर हुए। और इस घटना ने पूरी तरीके से 5 मई 17 अप्रैल से 5 मई लगातार 13 + 5 18 दिन हो गए हैं। उनमें 16 हमले पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने किए हैं। इजराइल ने एडमिट किया था करीब 3 दिन पहले कि उसके 28 लोग घायल हैं, 4 मारे गए। इसको आप डबल कर लीजिए, 50 से ऊपर घायल हैं और करीब 10 से ऊपर मारे गए। आज की घटना के फिगर्स उसमें इंक्लूड नहीं करिए क्योंकि आज की घटना अप्रत्याशित थी। आज अचानक वही बात हो रही है कि हमास जो गुरिल्ला वॉरफेयर की उसने नई स्ट्रेटजी अपनाई है। गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत पुरानी स्ट्रेटजी, और हम लोग बात करेंगे वियतनाम वॉर को लेके। एक बड़ा आर्टिकल आज आया कि उस समय गुरिल्ला वॉर कैसे लड़ी गई, टैक्टिक्स जो उनकी थी, और जो फिलिस्तीन का स्ट्रगल है उसकी जो टैक्टिक्स है उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या फर्क है। दोनों चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विचारधारा का सवाल आ जाता है, ईरान का सवाल भी आ जाता है। तो वो हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ जो अभी देखिए जिस तरीके से जो माहौल है, इजराइल ने आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो गाजा में अब प्रिजनर एक्सचेंज नहीं करेगा। मतलब वो 59 प्रिजनर्स जो हैं, जिसमें से करीब 24 जिंदा हैं, उनको वो छोड़ देगा। ये स्मोत्रिच ने कहा। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से ये बात नहीं आई। जो स्मोत्रिच उसी के कैबिनेट में है, जो पूरी राइट विंग गवर्नमेंट है, स्मोत्रिच और बेन गिविर सबसे ज्यादा अल्ट्रा राइटिस्ट उसमें है, फैनेटिक्स। उसने कहा कि अब पूरे गाजा पे फिर से इजराइल का कब्जा होगा और हमें प्रिजनर्स एक्सचेंज हम नहीं करेंगे, हमास को खत्म करेंगे। और ये बात जैसे ही उसने कहीं बवाल हो गया क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल में इतने दिनों से आप कह रहे थे कि हमारे वॉर का गोल है हमास को खत्म करना और प्रिजनर्स को फ्री करना। अब आप अचानक कह रहे हैं कि प्रिजनर की बात पे स्मोत्रिच ने तो साफ साफ कह दिया, बाकी लोग गोलमोल बात कर रहे हैं, नेतन्याहू अभी चुप है। लेकिन गाजा को फिर से ऑक्यूपाई करने का प्लान नेतन्याहू ने अप्रूव कर दिया है। और इसको लेके जो विपक्ष है उसने जो हमले किए, और विपक्ष केवल वो विपक्ष नहीं जो कि ऑफिशियल विपक्ष है, वो भी जो सरकार के अंदर है, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ऑक्यूपाई तो हम पहले ही कर चुके थे। ये 15 महीने क्या घास छील रहे थे? 15 महीने से, अब क्या मैं बताऊं, हंसी भी आती। ये आप सोचिए कि 15 महीने से अभी ये लोग ऑक्यूपाई किए हुए थे। इन्होंने नवंबर 2023 में नॉर्थ गाजा जीत लिया था। उसके बाद जनवरी फरवरी 2024 में साउथ गाजा जीत लिया था। उसके बाद फिर हारा, फिर जीत लिया। कई बार हारा, कई बार जीत लिया। कोई उसका हिसाब नहीं, जीतने का और हारने का कोई हिसाब नहीं। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता कुछ स्थितियों को इजराइल की और एक जगह और की, लेकिन आप समझ रहे होंगे बात यह है कि डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे तुम पिट के भागे हो 15 महीने बाद। नॉर्थ गाजा में तुम्हारी ऐसी की तैसी हो गई, इतना बड़ा बंबू गुचेड़ा गया। साउथ गाजा में तुम्हारी जो हुई हालत हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी। फिर तुम नॉर्थ गाजा गए और नॉर्थ गाजा में फिर तुम्हारी जो हालत हुई, 55 लोग तुम्हारे 15 दिन में मारे गए थे, जो कि तुमने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। रियलिटी तो उससे भी डबल कर लीजिए आप। अब जब आप ये बताओ कि इस पूरी परिस्थिति में जो लोग हैं तुम्हारे कह रहे हैं कि हम, एक तो ये बताओ 15 महीने से जो हम पहले गाजा में ऑक्यूपाई किए थे, फिर हम ऑक्यूपाई करेंगे, फिर हम, क्योंकि हमास तो अब और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लड़ाई लड़ रहा है और ज्यादा वो मॉडर्न गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहा है। इसके पहले जो 15 महीने लड़ाई हुई थी उसमें भी वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहा था, लेकिन उसमें उसने कई और तरीके मिक्स किए थे। अब तो वो शुद्ध रूप से पॉइंटेड, अब तो वो उसके कोई लड़ाके सीधे सीधे कॉम्बैट में आ ही नहीं रहे, वो तो बिल्कुल चुन चुन के मार रहे हैं। जो पहले कॉम्बैट में आ जाते थे आमने सामने, वो तो अब आ ही नहीं रहे। अब तो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। यही बात इजराइल के बहुत सारे एनालिस्ट ने कही, और उसमें जो यार लैपिड जो कि मेन विपक्षी लीडर है कि अगर नेतन्याहू गिरा तो वो प्रधानमंत्री बनेगा,
उसने कहा कि हमसे कहा जा रहा है कि गाजा को हम फिर से ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन चलो हम फिर से ऑक्यूपाई करेंगे। उसके बाद बेनी गैंट्स जो कि नेतन्याहू की सरकार में था, उसने कहा कि नेतन्याहू कहते हैं कि एक दिन सुबह उठोगे और हमास नहीं रहेगा। तो उसने कहा कि भैया एक दिन सुबह उठेंगे हमास नहीं रहेगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक दिन हम सुबह उठेंगे हमारे 24 जो लिविंग प्रिजनर्स हैं वो मर चुके होंगे, ये जरूर पता। 100% ये होगा। ये देखिए पूरी सिचुएशन है। और आपको बताएं, एक जो इजरायली होस्टेज है उसकी मां और नेतन्याहू सरकार में एक मिनिस्टर में आज आमने सामने गाली गलौज हो गया, जब उसकी मां ने कहा कि तुमने हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। उस मां का बच्चा अभी भी होस्टेज है और उसने कहा मरने छोड़ दिया हमको। अब इस पूरी सिचुएशन में नेतन्याहू के मिनिस्टर रिएक्ट किए कि देखिए ये कैसी बात कर रही है, लेकिन उसको कुछ करने की तो हिम्मत है नहीं। सेटलर्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी वहीं हो रहा था, वहां भी पुलिस के साथ सेटलर्स भिड़ गए लगातार। देखिए कुछ भी आप कहिए कि नेतन्याहू को नहीं हटा पा रहे, भाई वो फैसिस्ट कंट्री है, वो नाम की डेमोक्रेसी है, फैसिस्ट कंट्री है, वो अंदर से कोर में फैसिस्ट है। वो उसकी डिक्टेटरशिप जो इजराइल की है वो सऊदी अरेबिया से भी खराब है, किसी भी आप मुल्क की डिक्टेटरशिप से उससे भी खराब है, क्योंकि वो अंदर से वैचारिक रूप से लोगों को बांधती है। ये भी नहीं कि कोई राजा है तो चलिए राजा जवाबदेह होता है, कोई सरकार है चुन के आई है, या कोई मिलिट्री रूलर है वो भी जवाबदेह होता है, उसको भी मिलिट्री उखाड़ के फेंक सकती है। तो वो भी हम तुलना नहीं कर सकते कि इजराइल पाकिस्तान है या इजिप्ट है जहां मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूल भी इससे अच्छा होता है। ये तो पूरी जो एक मतलब घर घर एक घृणा बैठा दी गई, अरब तुम्हारा दुश्मन है, मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, उसको जान से मार दो। 6 में मतलब बच्चा बोलना शुरू करता है, उसके अंदर उसके मुंह में ये शब्द डालते, तो फिर अपनी लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, माँ बाप खुद बलात्कार करवाते हैं और बलात्कार होने के बाद उसका वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को उस बच्ची को दिखाते हैं। यह है सच्चाई इजराइल की, यह है सच्चाई। थूकने का भी मन नहीं करता है। मेरे सामने कोई भी पड़ जाए इस तरह का तो उसका क्या हाल होगा ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो पूरी एक सिचुएशन, इजराइल बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है, बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ, इतने बड़े डिजास्टर की तरफ कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी जो मार खा रहा है इजराइल, इसको आप इंटू 100 कर दीजिए। हमास इस समय बिल्कुल इनविजिबल है। पहले तो यहिया सिनवार, जब बाद में पता चला कि वो खुद सामने आके लड़ रहे थे, कई बार लड़ चुके थे, एक में मारे गए, तो इसका मतलब कई हमास के लोग सामने आके लड़ रहे थे। वो खबरें भी ऐसी आ रही थी, मैंने बताई भी आपको। अब तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। आईडीएफ की रिपोर्ट है, शिन बेत की रिपोर्ट है, उनकी सीक्रेट एजेंसीज की रिपोर्ट है, कोई नहीं दिख रहा है हमें। 18 मार्च से जब से एक पुनः जो इजराइल ने एग्रेशन शुरू किया, उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव थोड़ा बहुत, अब ग्राउंड ऑफेंसिव तो बड़ा अब शुरू होने वाला है इजराइल के अनुसार, अभी तक पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर 18 मार्च के बाद जो भी ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ उसमें ये लोग बुरी तरह, तब से 17 अप्रैल से हमास ने ऑफेंसिव लिया, तब से बुरी तरह से मारे गए हैं। इनके पता नहीं कितने लोग मार दिए गए हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, रोज मैं बताता हूं आपको। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हमास तो अब विजिबल ही नहीं। आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे। आज देखिए इजरायली सोल्जर्स का वीडियो आया जिसमें वो बिल्कुल जैसे पागल लोग होते हैं ना, कि मतलब जो बहुत दिनों से हैं, उनसे कहा गया तुम्हें हमास को खत्म करना है। मतलब ये वो 18 मार्च से हैं, 18 मार्च से अभी तक 5 मई 2025 है आज, और अभी तक उनको ये कहा गया कि हमास को तुम्हें खत्म, उनको हमास दिखा ही नहीं है। एक मान लीजिए यूनिट है, अब वो क्या करें, वो पागल हो गई। उसने क्या किया है कि वो बम, मतलब आप सोचिए, आप पागलपन की हद देखिए, वो बम छोड़, मतलब ऐसे ही एक्सप्लोजन कर रही है खाली इलाके में, कहीं कोई नहीं है, कोई मतलब मलबा भी नहीं बचा है, कुछ नहीं, ना कोई इंसान, खाली उसमें वो एक्सप्लोड कर रही है। और जो अलग अलग रंगों का एक्सप्लोजन कर रही है, और रंगों से एक दूसरे को कह रहे हैं कि देखो ये एक्सप्लोजन नीला हुआ तो जो तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो लड़की होगा, अगर ये पीला हुआ तो लड़का होगा। मतलब इस टाइप की ये लेवल है, देखिए ये लेवल है। और हमास के फाइटर्स कुरान की आयतें आपस में डिस्कस करते हैं। अब फर्क देख लीजिए ना, मैं आपको बताऊंगा अभी जो वियतनाम को लेके जो कंपैरिजन, बड़ा जबरदस्त जो आर्टिकल आया है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, यमन ने आज दूसरे दिन
अच्छा ये बताइए, कल यमन ने मारा बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद रहा, आज भी बंद रहा। यमन ने यह बयान दे दिया कि हमने जैसे लाल सागर को ब्लॉक किया था, हमने वैसे ही इजराइल पे जो हवाई यात्रा है वो बंद कर दी। हमारा आदेश है कि इजराइल के ऊपर हवाई यात्रा बंद है। बताइए, हमारा आदेश है, किसका? यमन का आदेश है। कितनी ये बहादुरी की बात है, कितनी ये जबरदस्त बात है। कोई समझेगा नहीं इसको। ये भारत के मूर्ख तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, एक से एक गधे जो यहां पर बैठ के अपना चिल्लाते रहते हैं और जो बहुत जहीन भी बनते हैं, बड़ा ऐसे ऐसे करके, जो आर्मी के एनालिस्ट जो सत्यहिंदी.com में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ नहीं आता, मूर्ख सब, एक ABC नहीं आती। और ये बताओ ना कि यमन ने कल कहा था कि हम तुम्हारा हवाई क्षेत्र बंद कर देंगे। हवाई क्षेत्र उसने कहा आज भी बंद रहेगा, जब तक हम चाहेंगे तब तक बंद रहेगा। आप बताओ तो, जब तक हम चाहेंगे तब तक तुम्हारा हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। नेतन्याहू, तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते हमारा। ये पूरी देखिए सच्चाई है। इसी तरीके से पूरा मामला चल रहा है। और आज गाजा में एक मलबों के बीच म्यूरल, एक जो भित्ति चित्र है वो पूरा आया, जिसमें उसमें लिखा था कि केवल यमन गाजा के साथ है, 57 मुस्लिम मुल्क इनको लानत है, यमन गाजा के साथ है और गाजा को सलूट मारता है, यमन को सलूट मारता है गाजा। ये देखिए पूरी बात। उसके बाद जो एक और चीज हुई है कि जो एक कम्बैट इंजीनियरिंग कोर की, अब ये एक और घटना, रिजर्व ब्रिगेडियर, मतलब जो रिजर्व फोर्स है उसका ब्रिगेडियर मेजर, बड़ी पोस्ट होती है। अब रिजर्व फोर्स का ब्रिगेडियर मेजर, उसकी गाड़ी पलट गई, वो मर गया। अब आप सोचिए, गाड़ी पलटने से बिल्कुल सीधा उत्तर प्रदेश की घटनाओं से संबंध हो जाता है। गाड़ी पलटना कितना यहां हुआ। यह गाड़ी पलटी और कैसे पलटी, अब इजराइल खोज रहा है कि कैसे पलटी, जबकि बच्चे गाजा के बच्चे कह रहे हैं कि वो गाड़ी जो है वो हमास ने पलटी। और कैसे पलटी? वो पूरा जो जहां से वो जा रही थी, जो कि सेफ एक रोड इजराइल ने बनाई थी अभी 3 दिन पहले, इन्होंने अपने एक छोटी, जैसे आर्मी बनाती है छोटी छोटी रोडें, इन्होंने रोड बनाई। उस रोड में जैसे ही वो गई, वो धंस गई रोड और वो पूरी जीप पलट गई। किसने धंसाया? सवाल ये है, ये जो गाड़ी पलटी है ये किसने पलटवाई? अब आप देखिए, एक एक करके बहुत ग्रिम सिचुएशन है गाजा की। इसमें कहीं भी कोई वैसी बात नहीं है। स्टारवेशन है, भूखमरी है, हर तरफ से इजराइल ने सब कुछ ब्लॉकेट कर रखा है। लेकिन आज देखिए एक नासिर हॉस्पिटल में पूरा देखने को मिला, मैल नरिश्ड बच्चों का बाकायदा इलाज चल रहा है, प्रॉपर उनको दूध दिया जा रहा है सब। ये कहां से हो रहा है? ये नीचे टनल से हमास सप्लाई कर रहा है। तो हमास ने यह संदेश दिया कि तुम पूरा गाजा फिर से ऑक्यूपाई करो, उसके बाद फिर लड़ाई होगी 2-3 साल। तुम 15 महीने में हार गए थे, अभी 2 साल लड़ लो। तुम और अपनी फौज, 3 डिवीजन ऑलरेडी वहां पर हैं, 15,000, अब 15,000 तुम और भेजोगे, तुम चले को 40,000 भेज दो, मान लिया। अब पहले भी तुम कितने थे? कभी तुम कहते हो कि हम नॉर्थ गाजा में 50,000 थे, फिर 50,000 हम साउथ गाजा में थे। तुम्हारी सारी सेना हवा हो गई, सारी सेना तुम्हारी हवा हो गई। 19 जनवरी को तुम्हें सीज फायर करना पड़ा, अभी तुम फिर भेजोगे, फिर हवा हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा हमास को? 2-3 साल। वो तो आराम से मार रहे हैं ना, एक एक करके। एक दिन में वो 3-4 ठोक देते हैं आराम से, और रोज ठोक रहे हैं। और तुम हमास का एक भी फाइटर, अब आप सोच, 18 मार्च के बाद से, पहले तो 15 महीने की लड़ाई में हमास के कई फाइटर्स मारे गए, वो बात सार्वजनिक है। यह सिनवार मारे गए, इतने बड़े कमांडर। तो ये तो सार्वजनिक है। तुम 18 मार्च के बाद बताओ कि तुमने कितने हमास के लोगों को मारा? एक हमास के फाइटर को इन लोगों ने नहीं मारा, एक। जितने लोगों को मारा है वो पुलिस के सिविल ऑफिसर्स हैं, जो हमास के एक्स फाइटर्स थे, जो अब पुलिस के काम में लगे हैं, पुलिसिंग के उसमें। अभी उन्होंने जो हमास की पुलिस जो ब्लैक मार्केटियर्स को मतलब दौड़ा रही थी, उनको मारा। तो तुमने कहा हमास के फाइटर्स को तो तुमने मारा ही नहीं है एक भी। और ये बात देखिए, आप इस चीज को घर घर ले जाइए, इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखिए, मैकडॉनल्ड से कम से कम 5 अरब मुल्कों से ऐसा संदेश आया है। टूनीसिया से कैरफोर जो सुपरमार्केट है उसका भी आया है कि वो बंद होगा।
और मैकडॉनल्ड्स का भी है। हालांकि मैकडॉनल्ड्स पे अभी फाइनल नहीं हुआ है कि बंद होगा कि नहीं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स क्योंकि फूड पैकेट्स देता है आईडीएफ के सोल्जर्स को और वो नरसंहार करते हैं, इसलिए मैकडॉनल्ड्स को लेके ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है दुनिया में और कई जगह मैकडॉनल्ड्स बंद हुआ है। इटली के कम से कम 6 बड़े आउटलेट्स बंद हुए हैं। इटली में एक और बड़ी घटना एक हुई है जहाँ पर जो इजरायलीज थे उनको खाना सर्व करने को मना कर दिया गया। और एक बात बताएं, जो इजरायली सेना में जो नए रिजर्विस्ट आ रहे हैं जिनको ये मोबिलाइज कर रहे हैं और जो बड़े अनिच्छा से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन चलिए जो भी आ रहे हैं वो पता कैसे फोटो खिंचवा रहे हैं, वो ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने फोटो ही ऐसे खिंचवा रहे हैं, उनका चेहरा ही नहीं दिखाई पड़ रहा है उनके आइडेंटिटी कार्ड पे। क्यों? क्योंकि जहां भी आप जाइए वहां पर इजरायली सोल्जर्स जो कि छुट्टी मनाने जाते हैं वहां उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, मार दिए जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। और जो जब से जो हिंद रजब जो 4 साल की बच्ची जिसको मार दिया था 29 जनवरी 2024 को, और उसके जो कातिल का पता लग गया, उसका नाम मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना मोस्ट वांटेड, मतलब जैसे हम लोग 1 करोड़ का इनामी, खतरनाक, 10 सम्राट, इस टाइप का वो उस तरह से उसके पोस्टर लगे हुए हैं दुनिया में कई जगह कि ये इसको ये आदमी मिले तो इसको चाप। अब आप बताओ ये पूरी जो सिचुएशन है इसमें इजराइल का आइसोलेशन कहां तक पहुंच गया। अच्छा, इधर ये चल रहा है, उधर ईरान ने अपनी एक आधिकारिक तौर पे सबसे नवीनतम अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बशीर उसको अनवेल कर दिया। ये 1200 किलोमीटर की ठोस ईंधन वाली यानी सॉलिड प्रोपेल्ड ये मिसाइल है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अमेरिका के जो थाड और इजराइल के जो एरो सिस्टम्स हैं इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। अब आप बताओ, एरो और थाड तो यमन की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया जिसने जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे गिर गई। इजराइल की जो ये जो लेटेस्ट है कासिम बशीर, मैंने इसका वीडियो भी डाला है अपने एक्स पे और टेलीग्राम पे। इसकी जो रेंज है और इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसको आप इंटरसेप्ट ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाएगी। तो इस पूरी परिस्थिति में अमेरिका क्या करेगा? अच्छा, अमेरिका ईरान की जो बातचीत है उसको लेके ईरान ने मस्कट पे छोड़ दिया। ईरान ने कहा ओमान तय करे कि अगली अच्छा, ईरान ये भी कह चुका है कि अमेरिका सीरियस नहीं है। अमेरिका फंस गया बीच में क्योंकि उधर नेतन्याहू ने अपना प्रेशर बढ़ा दिया कि ईरान पे हमला। अमेरिका अब देखिए, अब ट्रम्प भी चुप हो गया है। ट्रम्प ने ये भी कह दिया है कि हम अब इस पे कुछ बोलेंगे नहीं, मतलब अभी सिचुएशन को डेवलप होने देंगे। ट्रम्प से पूछा गया, उसने कहा गया है नो कमेंट्स। ट्रम्प इधर उसने नो कमेंट किसी चीज पे कहा ही नहीं, हर चीज पे वो बोलता है। भारत पाकिस्तान पे तड़ से बोला, हर चीज पे बोला। तो ट्रम्प का ये कहना नो कमेंट्स बड़ी बात है। मतलब इसका मतलब है कि ट्रम्प जो है वो कंफ्यूज्ड है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान के साथ बातचीत करें या इजराइल के कहने पे अटैक करें। अटैक करेंगे तो हम अपने बेसेस वहां खाली कर रहे हैं, मैंने कल बताया था। उसकी पूरी जो फील्डिंग है वो तो लगी नहीं है ये ईरान पे हमले की, जैसे इराक पे हमले की लगी थी फील्डिंग, वो तो लगी ही नहीं। ईरान के करीब सऊदी अरेबिया, सारे अरब देश ईरान के करीब जा रहे हैं। तुमने खाक कुछ किया है फील्ड, मतलब कोई डिप्लोमेसी नहीं है क्योंकि ट्रम्प का ध्यान ही नहीं है उस तरफ। अब तो मैं आपको आगे बताऊंगा रशिया भी खिलाफ हो रहा है। फिर आप देखिए जो वेस्ट बैंक में एक के बाद एक लड़ाइयाँ हुई, यथमा में, नाब्लस में, फिर हेब्रोन के तेल माइन में, उसके बाद ट्यूबस में ये एक ऐदा जगह वहाँ पर, उसके बाद देखिए जो साउथ बेथलेहम में शमा, जौरत अश-शमा, वहाँ पर ये जो लगातार कॉन्फ्रंटेशन हो रहे हैं ये बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। ये जो है ना, जनता जब लड़ती है एक साथ और बम और वो घरेलू बमों के साथ, ये जो है ना, ये एक दूसरी तरह का मैसेज जा रहा है और ये पैरेलल जा रहा है। एक तरफ प्रोफेशनल फोर्स हमास लड़ रही है, एक तरफ जनता लड़ रही है। इटली में जो मैं बता रहा था, एक और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है टेवर्ना सांता कियारा। ये नेपल्स जो इटली में एक शहर है उसमें है और उसमें वहाँ पर कुछ इजरायली आए, कुछ बात कर रहे थे गाज़ा की कि गाज़ा में जो हो रहा अच्छा हो रहा है, उनको बाहर कर दिया उसके ओनर ने।
टेवेर्ना सांता क्लारा रेस्टोरेंट नाप्लेस, नाप्लेस, नेपल्स भी इसको कहते हैं, नेपल्स, NAPLES। नेपल्स बहुत फेमस शहर है इटली का। वहाँ पर बाहर कर दिया टेवेर्ना सांता क्लारा रेस्टोरेंट। उसके बाद देखिए राफा में आज एक इजरायली हेलीकॉप्टर ने ऊपर से गोलीबारी करना चाहे, वो बंदूकी जाम हो गई। ये कभी नहीं हुआ है, इजराइल की पहली बार इस तरह की सिचुएशन हुई है, और ये दिखा रहा है कि बड़ा संकट इजराइल के सामने है। फिर आप देखिए जो मैं आपसे बता रहा था वियतनाम वॉर से जो कंपैरिजन की बात है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पैलेस्टीनियन जो रेवोल्यूशनरी राइटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए वियतनाम क्यों जीता। वियतनाम इसलिए जीता क्योंकि उसके पास एक यूनिफाइड लीडरशिप थी, एक विचारधारा थी, कम्युनिस्ट विचारधारा, और उसके साथ रूस और चीन थे, वो एक अलग बात है, जो उसको सीधे मदद कर रहे थे, लेकिन उसकी अपनी विचारधारा थी। उसने 1954 में फ्रांस को हराया जो वियतनाम को कॉलोनी बनाए हुए था। उसके बाद 1975 में अमेरिका को हरा दिया। जबकि हो ची मिन जो उनका सबसे बड़ा लीडर था, वो 2 दिसंबर 1969 को उसकी मृत्यु हो गई, नेचुरल मतलब मौत थी, उम्र हो गई थी। और फिर लेकिन फिर भी वो लोग लड़ते रहे, उनकी विचारधारा थी उन्होंने। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फिलिस्तीन आंदोलन में गलती हो गई यासर अराफात और तमाम लोगों से, गलती क्या हुई जो भी आप इसको कह लीजिए, वियतनाम में हो ची मिन ने बातचीत जारी रखी, लगातार फ्रांस से भी बातचीत की उस समय जब पहली लड़ाई हुई थी, फिर अमेरिका से भी बातचीत की, और सारी बात, लेकिन कभी अपने हथियार नहीं डाले जो PLO ने डाल दिए ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद। उसके बाद कभी भी उन्होंने उसकी बात नहीं की कि हम ये कुछ एरिया हम इसको दे देंगे। जैसे इजराइल से PLO की जो बात हुई और ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, उसके पहले भी कैंप डेविड हुआ, फिर 1974 में रबत जो एक समझौता हुआ था, उससे यही ये पूरा ट्रेंड शुरू हो गया था कि इजराइल को हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, इजराइल का एग्जिस्टेंस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जो वियतनाम वॉर थी उसमें जबकि साउथ वियतनाम अमेरिका के अंडर था, नॉर्थ वियतनाम बेसिकली लड़ रहा था अमेरिका से, और वो कम्युनिस्ट रूल में था हो ची मिन के। नॉर्थ वियतनाम ने ये कभी नहीं कहा कि हम साउथ वियतनाम को हम रिकग्नाइज करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जो अमेरिका चाहता था। जैसे ही इजराइल ने PLO से रिकग्नाइज करवाया कि इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है वो जस्टिफाइड है, ये उसने मनवाया PLO से, यही सबसे बड़ी गलती थी। और नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम को कभी नहीं माना कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री, उसने कहा ये हमारा हिस्सा है, हम लेके रहेंगे, और उन्होंने लेके रहे हो। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को लोग भूल जाते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बात जो आइडियोलॉजी की है, अब आइडियोलॉजी की जो बात में ईरान की भूमिका आ जाती है। उस समय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, अभी जो ईरान की रेवोल्यूशनरी इस्लाम की आइडियोलॉजी, ये पूरा फिलिस्तीनी स्ट्रगल को कैसे लीड कर रही है। और उसके बाद जो मुस्लिम ब्रदरहुड की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, यानी सुन्नी इस्लाम की जो सबसे क्रांतिकारी विचारधारा है मुस्लिम ब्रदरहुड, और शिया इस्लाम के सबसे क्रांतिकारी विचारधारा जो उसूली ब्रांच शियास का है, और जिसमें खुमैनिज्म जो सबसे क्रांतिकारी विचारधारा, उसका जो एक अलायंस बना है, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती है। और ये जो इजराइल को मान नहीं रहे हैं, अपने हथियार नहीं डाल रहे हैं, किसी भी तरीके से कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बातचीत हमास ने लगातार जारी रखी है, पीस बीच बीच में सीज फायर भी किए कितने सारे, लेकिन अब कभी लड़ना नहीं छोड़ा, और पूरी जनता को तैयार करते रहे कि ये केवल एक पॉज है, ये कोई वो नहीं है कि हम जीत गए या हार गए, ये पॉज है, अभी हम लड़ेंगे और लंबी लड़ाई चलेगी। तो ये देखिए पूरी एक चीज़ है, और यहाँ आके एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एक तरीके से सिनारियो बनता है। और फिर देखिए वही बात आ जाती है कि रशिया ने, जो मैंने कल भी के वीडियो में कहा था कि प्यूटिन अब ये समझ रहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करना उसके लिए भी बेकार है, वही ईरान वाली लाइन, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि हमको बेवकूफ़ बनाया गया, यूक्रेन को रीआर्म किया गया, और बाकी अमेरिका, ट्रंप भले ही चाहता हो कुछ, लेकिन अमेरिका का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अभी उस पर पूरी तरह से ट्रंप काबू नहीं मतलब कर पाया है। और प्यूटिन ने यह भी कहा है कि अब हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है, हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है। 8 मई को विक्ट्री डे है, जब जर्मनी के ऊपर रशिया 1945 में जीता था, और उसके बाद हम जो कार्रवाई करेंगे वो दुनिया देखे। ये देखिए
आज का प्रसारण, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।